हाँ जी दोस्तों, तो कैसे की जाती है सप्लाई इलास्टिसिटी की कैलकुलेशन। तो अगर आपको ध्यान हो कि जब हमने डिमांड में देखा था, जब हम डिमांड वाले एरिया में थे तो वहां पे हमने देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकाला जाता है। ठीक है सर, जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी देख रहे थे तो इस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हमने इसका बेसिक फॉर्मूला देखा था, फिर इसके अंदर दो वैरायटी और देखी थी। ऑल्दो हमने दो से ज्यादा देखी थी, बट दो वैरायटी एक ऐसी थी जो कि हमने वहां पे भी कवर की थी, जिसका नाम था पॉइंट इलास्टिसिटी और दूसरे वाले का नाम था आर्क इलास्टिसिटी। अब आपको याद रखना पड़ेगा उसी का बेस लेते हुए कि सर क्या जरूरत पड़ती है पॉइंट इलास्टिसिटी की और क्या जरूरत पड़ती है आर्क इलास्टिसिटी की। तो पॉइंट इलास्टिसिटी हम तब निकालते हैं जब बहुत सारी चेंजेस हो, उसके अंदर प्राइस के अंदर बहुत सारा चेंज है, तो हम कहते हैं भाई साहब हर सिचुएशन पे हम नहीं निकाल सकते, तो हम कहते हैं किसी एक पॉइंट पे निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब एक आपका कर्व बनता था डिमांड का, हम कहते थे इसके अंदर ये बहुत सारे चेंजेस है, किसी एक पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करो और उसको हम नाम देते थे पॉइंट इलास्टिसिटी का। ठीक है, सेम सिनेरियो वहां पे आपकी सप्लाई इलास्टिसिटी निकलेगी जिसके अंदर पॉइंट इलास्टिसिटी का सेम कॉन्सेप्ट है। दूसरा आपका आएगा आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी कैसे निकालते थे सर? आर्क इलास्टिसिटी हम तब निकालते थे जब आपके पास दो सिचुएशन हो, मतलब दो चेंजेस हो कि आपको ये नहीं पता कि ओरिजिनल प्राइस क्या था और आपको ये नहीं पता कि न्यू वाला प्राइस कौन सा है। तो हम उस केस में हम क्या करते थे कि हमें ये नहीं पता जब ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस, तो हम कहते थे कि आर्क इलास्टिसिटी निकालो जब आपको क्लैरिटी ना हो कि किसको बेस लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ओरिजिनल प्राइस पता होगा तो आप उसी की मदद से चेंज इन प्राइस निकालोगे और तब जाके आप कैलकुलेट कर पाते हो। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमें यही नहीं पता कि ओरिजिनल प्राइस कौन सा और न्यू प्राइस कौन सा है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है और न्यू क्वांटिटी कौन सी है, तो हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये तो पता है कि दो क्वांटिटी दो प्राइस है, लेकिन ये नहीं पता कौन सी ओरिजिनल वाली होगी, मतलब बेस पहचानने में दिक्कत होगी। तो उस केस में हम बोलते थे कि भाई साहब ऐसा करो, आर्क इलास्टिसिटी की मदद से निकालो, इसने एक फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। और उस फॉर्मूले की क्वालिटी ये है कि रिजल्ट कुछ भी हो हमेशा उसको क्या लेके चलना है आपको? पॉजिटिव। मतलब कि 10 में से 12 को माइनस करो या 12 में से 10 को माइनस करो, इक्वल टू में प्लस का 2 ही आएगा, माइनस का 2 कभी भी नहीं आएगा। तो वो इस चीज की दुविधा को हमारे क्लियर कर देता है। वही चीज यहाँ पे सेम रेप्लिकेट हो रही है। इस चीज को और समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी कंसीडर्ड विद रेफरेंस टू अ गिवन पॉइंट ऑन सप्लाई कर्व। गिवन पॉइंट ऑन सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व के किसी एक गिवन पॉइंट के ऊपर और बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सप्लाई कर्व, या फिर सप्लाई कर्व के किसी दो पॉइंट के बीच में। व्हेन इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ सप्लाई कर्व, उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट इलास्टिसिटी। अगर गिवन पॉइंट की बात करें उसको क्या कहेंगे? पॉइंट इलास्टिसिटी। और जब दो पॉइंट के बीच की बात करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? आर्क इलास्टिसिटी, जो कि आगे चल के अभी आएगा। ठीक है ना? तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि गिवन पॉइंट पे निकालना हो तो पॉइंट इलास्टिसिटी काम आता है, जब दो पॉइंट के बीच की आपको निकालना हो तो उस केस में आपका आर्क इलास्टिसिटी काम आता है। ठीक है सर। जस्ट एज इन हैंड, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी मेजर्ड विद हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका वो सेम है, सेम नहीं है, मतलब सेम के अंदर चेंज आपका ये है कि यहाँ पे आपका जो ये डेरिवेटिव दिया होता है यही आपका फॉर्मूला है। ऑल्दो पीछे भी था, जब आपने डिमांड देखा था तो वहां पे भी आपका यही फॉर्मूला वहां पे निकल के आया था, लेकिन वहां पे फिर हमने अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट वाला भी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और उसके थ्रू कैलकुलेट करके वहां पे देखा था। ठीक है, फॉर्मूला वही चीज यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी उसी तरीके से निकाला जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। मतलब डेरिवेटिव निकालना है हमें क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस और मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये फॉर्मूले को यहाँ पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से सॉल्व कराया गया। ध्यान देना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ऑल्दो तब हमें और वैरायटी की क्वेश्चंस मिलेंगे। जब हम इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तब हमें और वैरायटी की क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एक बेहतरीन क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल में दे दिया जो कि सच में बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? कि इसमें आपको सप्लाई फंक्शन दे रखा है जिसके बारे में आपको कुछ भी अभी तक समझाया नहीं गया है। आपको कह दिया कि एक सप्लाई फंक्शन गिवन है विच इज Q इक्वल टू -100 प्लस 10P, और आपको कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल के दिखाओ यूजिंग पॉइंट मेथड जब प्राइस कितना होगा आपका? 15 होगा। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो सप्लाई फंक्शन की इंटरप्रिटेशन अगर आप लोगे तो ये तो आपकी क्वांटिटी है, ये आपका प्राइस है, ये जो 10 है यहाँ पे, ये 10 क्या है सर? ये 10 है आपका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस है। ये जो आपका 10 है, दिस इज व्हाट dq अपॉन में dp। इस 10 को हम ये समझते हैं सप्लाई फंक्शन के अंदर। ऑल्दो इसके बारे में आपको चर्चा नहीं की गई है, आपके मॉड्यूल में इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया है तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि दिस इज 10 वाज डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस को हम कहते हैं, जिसको हम सप्लाई फंक्शन में इस जगह पे कोट करते हैं, और ये आपका प्राइस दे रखा है। अब जब आपको एक सप्लाई फंक्शन गिवन हो, आपको बता दिया जाए कि प्राइस ये होगा, तो आप उस केस में क्या करोगे? आप निकालने की कोशिश करोगे क्वांटिटी, क्योंकि आपको ये दोनों चीजें चाहिए। आपको देखो अगर फॉर्मूला पता हो तो dq अपॉन में dp, ये तो आपने यहां से निकाल लिया कि फंक्शन में जो ये वाला पार्ट होता है ये आपका डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस होता है। ठीक है, दूसरा अपने को चाहिए प्राइस, वो क्वेश्चन में दे दिया 15। तीसरा अपने को चाहिए क्वांटिटी, वो नहीं पता, तो क्वांटिटी आपको यहां से निकालना पड़ेगा, इसीलिए आपको ये फंक्शन दे रखा है। तो आप फंक्शन में कैसे क्वांटिटी निकालोगे? इस फंक्शन को पुट करोगे और फंक्शन में Q इक्वल टू -100 प्लस 10 और P की जगह P की वैल्यू रखोगे 15। तो जब आप इसको पुट करोगे तो आपका ये सॉल्व निकल के आएगा Q इक्वल टू 50, -100
10 मल्टीप्लाई में 15 150 हो जाएगा, 150 और 100 तो आपका रिजल्ट आएगा प्लस का 50। तो प्लस का 50 क्वांटिटी आ गया। प्राइस आपको 15 पता ही है और ये आपको पता ही है कि ये क्या है यहाँ पे 10। तो अब आप इसको इस इक्वेशन में पुट करोगे, 10 मल्टीप्लाई में 15 डिवाइड बाय 50, 10 ये हो गया, 15 आपका प्राइस है, क्वांटिटी आपने 50 निकाल लिया था। इसको सॉल्व करोगे तो आपका इलास्टिसिटी निकल के आएगा 3। दिस इज द यूनिक क्वेश्चन। यूनिक बस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको एक सप्लाई फंक्शन का जिक्र किया गया है जिसके बारे में आपको ज्यादा चर्चा नहीं की गई थी पीछे कहीं, ना ही डिमांड के टाइम पे की गई थी, ना ही आगे की गई थी। ऑल्दो हम इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब करेंगे तो वहां पे थोड़ी बहुत ऐसी चर्चाएं आपको और मिलेंगी। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि आपको पॉइंट इलास्टिसिटी में फॉर्मूले को किस तरीके से यूज किया जाता है। जब डिमांड की बात की थी तो आपने अपर और लोअर सेगमेंट वाला देखा था, वो भी एक यूनिक है तो इसलिए वहां पे उसको कवर कराया गया था और यहाँ पे डेरिवेटिव वाले एरिया को आपको कवर करा के समझाया गया है। चलिए जी, तो क्या कह रहा है, वेयर डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, मतलब डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इज डिफरेंशिएशन ऑफ सप्लाई फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड P एंड Q रेफर टू दी प्राइस एंड क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली। तो ये बस आपको इलेबोरेट कर दिया गया कि इसका मतलब क्या है। चलिए सर, नेक्स्ट आता है आपका आर्क इलास्टिसिटी। आपने ऊपर समझ लिया कि आर्क इलास्टिसिटी निकालने की जरूरत कब होती है, तब होती है when elasticity of supply between two prices can be found out with the help of the following formula। मतलब कि आर्क इलास्टिसिटी आपको तब निकालना है जब आपको एक बेयर लॉजिक है जो हमने डीप में पीछे पढ़ा हुआ है, यहाँ पे उसको और अच्छे से नहीं बताया गया है। यहाँ पे सिंपल सिंपल बता दिया गया कि भाई साहब दो प्राइसेस हैं, दो क्वांटिटी है अपने पास और अपने को आर्क इलास्टिसिटी निकालना है तो हमें निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको ये दोनों में से ये पता हो कि कौन सा बेस प्राइस है और कौन सा बेस क्वांटिटी, अगर आपको ये पता हो तो आप इस फॉर्मूले से क्यों निकालोगे, आप तो सीधा सीधा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मूला उससे निकाल लोगे। लेकिन इस फॉर्मूले की जरूरत तभी पड़ रही है जब आपको ये नहीं पता कि दो प्राइसेस के अंदर से बेस प्राइस कौन सा है, दो क्वांटिटीज के अंदर से बेस क्वांटिटी कौन सा है। तो हम कहते हैं कि भाई साहब उस केस में ये फॉर्मूला लगाओ। ये फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी Q1 माइनस Q2, मतलब क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, डिवाइड बाय क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2 होल डिवाइड में चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस 1 प्लस प्राइस 2। अब इसको आपको पता है कि इलैबोरेट करने के लिए आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में लेके आते हो और इसको रिवर्स कर देते हो। रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाई बाय प्राइस 1 प्लस प्राइस 2, मतलब सम ऑफ ऑल प्राइसेस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। अब आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो चेंज लिखा गया इसकी क्वालिटी ये है कि आपका नेगेटिव वाला भी रिजल्ट आएगा तो उसको भी आपको पॉजिटिव लेना है और यहाँ भी नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव लेना है। प्राइस तो खैर प्लस है तो पॉजिटिव ही होगा, क्वांटिटी भी यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ये पॉजिटिव ही होगा। इसका उदाहरण हमने पीछे देखा हुआ है ऑलरेडी जब हमने डिमांड पढ़ा था। ठीक है सर, याद आ गया हमने क्या देखा था। इसी के ऊपर एक इलस्ट्रेशन छोटा सा बना दिया गया है, उसको और कवर कर लो। वेयर P1 Q1 आर द ओरिजिनल प्राइस क्वांटिटी एंड P2 Q2 जो है वो नए प्राइस और नई क्वांटिटी है। ऑल्दो यहाँ पे लिखा जा रहा है ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस, बट इन रियलिटी इस कॉन्सेप्ट का यूज ही तब किया जाता है जब आपको ये नहीं पता कि ओरिजिनल कौन सा और न्यू कौन सा है। Thus, if we have to find elasticity of supply when P1 is इतना, P2 इतना, Q1 इतना, Q2 इतना, चारों चीजें पता है, सिंपली फॉर्मूले में चिपका देना है और सॉल्व करके निकाल लेना है। ये चीज ध्यान रखना है कि 20 में से 50 जा रहा है तो भी 30 जो आएगा वो प्लस का ही आएगा, माइनस का नहीं आएगा। 12 में से 15 जा रहा है तो भी जो 3 आएगा वो प्लस का ही आएगा। यही इसकी क्वालिटी है, मेन क्वालिटी जो है वो यही है, क्योंकि इसी से आपको बेस प्राइस की जो चिंता थी वो दूर हो जाती है। जहां पर हम कहते हैं कि भाई साहब नेगेटिव साइन तो होगा ही नहीं, डिफरेंस निकालना है अपने को एंड डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग थ्रू आर्क इलास्टिसिटी। ठीक है सर, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जहां आपने मेजरमेंट देख लिया, जहां हमने दोनों मेथड को देख लिया कि पॉइंट इलास्टिसिटी से कैसे काम किया जाता है, और दूसरा आपने देखा कि आर्क इलास्टिसिटी के थ्रू कैसे कैलकुलेट किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। नेक्स्ट एरिया आता है और लास्ट एरिया आता है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं कंक्लूजन दे रहा है आपका डिमांड का और सप्लाई का। मतलब कि हमने डिमांड देखा, हमने सप्लाई देखा और हमने ये जाना कि डिमांड का मतलब क्या है, जब प्राइस कम होती है तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं और जब प्राइस ज्यादा होती है तो लोग कम डिमांड करते हैं। वैसी सप्लाई में हमने देखा कि भाई साहब जब प्राइस ज्यादा होता है तो लोग ज्यादा सप्लाई करते हैं और जब प्राइस कम होती है तो लोग कम सप्लाई करते हैं। अब जो क्रक्स है इसका वो ये क्या है कि हमें उस प्राइस पे आना है जिस प्राइस पे डिमांड भी बनी रहे और सप्लाई भी बनी रहे और ये दोनों आपस में आके मिल जाए। मतलब कि ऐसा प्राइस जिसमें बायर खरीदने को भी तैयार है और सेलर बेचने को भी तैयार है, उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इन शॉर्ट आप ऐसा कहते हो कि जहां पे आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो आपस में हाथ मिला लेते हैं, वो आपस में हैंडशेक कर लेते हैं, उसको उस प्राइस को क्या बोलते हैं, उस प्राइस को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को अपने को समझना है। इसी सिचुएशन को समझेंगे शेड्यूल के थ्रू और इसी सिचुएशन को समझेंगे हम इसके ग्राफ के थ्रू। ठीक है सर, क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम रेफर्स टू मार्केट सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो जब ऐसे सिचुएशन आई कि जितना डिमांड किया जा रहा है उतनी ही आपका सप्लायर सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस। जो डिमांड कर्व है आपको पता है वो कुछ ऐसे चलता है
और सप्लाई कर्व कुछ हमारा ऐसे चलता है। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे, जो ये प्राइस निकाल के देगा और जो ये क्वांटिटी निकाल के देगा, ये आपकी होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये होगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने 2-3 चीजें हाईलाइट की हैं, डबल मतलब डबल हाईलाइटिंग है, उस पर और थोड़ा फोकस करेंगे। चलिए, एट दिस प्राइस द अमाउंट दैट द बायर्स वांट टू बाय इज इक्वल टू द अमाउंट दैट सेलर वांट्स टू सेल। तो ये वो प्राइस है जहां पे अपना बायर जो है वो खरीदने को तैयार है और जो सेलर है वो बेचने को तैयार है। दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। ओनली एट द इक्विलिब्रियम प्राइस बोथ द बायर्स एंड सेलर्स आर सेटिस्फाइड। दोनों के दोनों राजी खुशी हैं, यहाँ पे दोनों मजे में चल रहे हैं। उसी प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड, बताओ सर क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस का दूसरा नाम क्या है? दिस इज मार्केट क्लियरिंग प्राइस और दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एमसीक्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अगर आप ऊपर से पढ़ के निकल जाओगे तो आपको ये चीज पढ़ने में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से कह रहा था, बेनिफिट आपको इसका लास्ट में दिख रहा है। ऑल्दो पीछे भी आपने कई चीजें ऐसी पढ़ी होंगी, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये हमने सुन लिया था और इसका आंसर ये है। ये सुना सुना वर्ड है, ऐसा नहीं है कि अनसुना कोई चीज है। तो इसी तरीके से आपको इस वर्ड को याद रखना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस का दूसरा नाम क्या होता है? मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ठीक है सर, ये मॉड्यूल ने दिया हुआ है। आगे, The determination of market price is the central theme of microeconomic analysis। अब हम microeconomic analysis की बात करें, जो कि हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा बेकायदा एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, विच इज माइक्रोइकोनॉमिक्स। इसका सेंट्रल थीम है। सेंट्रल थीम का मतलब कि भाई साहब इसका मेन मुद्दा ही घुसा पड़ा है इसी के अंदर कि किस तरीके से हम मार्केट प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, और वही थीम के साथ हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो है वो चल रहा है। इसीलिए इसी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी को हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्राइस थ्योरी। तो ये दूसरा नाम आ गया, ये भी मैंने डबल हाईलाइट किया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। ठीक है सर, ये एक इक्विलिब्रियम प्राइस का आपको एक शेड्यूल बना के दिया गया, जहां पे हम इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट कर पा रहे हैं। क्या कह रहा है? जब प्राइस 5 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी देखो कम है, और सप्लाई वाला कह रहा है जी मैं ज्यादा बेचने को तैयार हूं। जैसे 4 होगी, इसने क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दिया, और ये जो है ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है आपका वो 6 से 12 हो गया है, और ये जो है ये आपका घटता जा रहा है। जब 3 रुपए हुआ तो ये 19 लेने को तैयार है और ये 19 बेचने को तैयार है। जब 2 रुपए था तो ये 25 लेने को तैयार है, ये कह रहा ना मेरे पास है ही नहीं, मैं नहीं बेच रहा इतने कम में, मैं 12 ही बेचूंगा। जब ये 1 रुपए का हुआ तो ये 31 लेने को तैयार है, ये कह रहा ना मैं तो 6 ही बेचूंगा। जब 5 पे था तो मैं 31 बेच रहा था, तो तुमने लिया नहीं, तो तुम कहते कि 6 लूंगा। अब जब 1 रुपए का हो गया तुम 31 लेने को तैयार है, हम 6 ही बेचेंगे। तो ये आपस में लड़ रहे हैं, इन दोनों सिचुएशन में ये लड़ रहे हैं। एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है, लेकिन बीच की एक सिचुएशन ऐसी आ रही है जिस प्राइस पे ये कह रहे हैं कि जितना मैं खरीदने को तैयार हूं उतना ही तुम बेचने को तैयार है। मतलब जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड है। इस सिचुएशन को, इस प्राइस को हम बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम प्राइस। ये जो है ये इक्विलिब्रियम प्राइस आपका निकल के आता है। दिस इज डाउनवर्ड। इंपैक्ट ऑन प्राइस क्या है? डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या है सर? इसको समझो जरा। इसका मतलब ये है कि अगर 5 रुपए पे क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 6 है और ये बेचने को तैयार है 31, तो इसका इस सिचुएशन को क्या समझते हैं? इस सिचुएशन का मतलब है कि अब सप्लायर को प्राइस गिरानी पड़ेगी। मतलब क्या है कि वो 31 लेके मार्केट में पहुंच गया बेचने के लिए, लेकिन बायर आए सिर्फ कितने? 6। 31 बेचने को मार्केट पहुंच गया, लेकिन बायर आए 6। आपको खरीदेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात इसको तो बेचना ही पड़ेगा ना, आज नहीं कल तो बेचना ही पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि इसको धीरे से प्राइस थोड़ा सा गिराना पड़ेगा। इसने थोड़ा प्राइस गिराया तो इसकी क्वांटिटी जल्दी जल्दी बिकी। अब ये 25 बेचने को तैयार है उस प्राइस पे, लेकिन अभी भी खरीदने वाले कितने हैं? 12। तो इसका मतलब क्या है कि अभी इसको और प्राइस गिराने की जरूरत है। तो ये दो सिचुएशन होती है जिसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड। मतलब कि ये वो सिचुएशन है जहां पे सप्लायर को प्राइस गिराना पड़ेगा, और उसके बाद ये ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे उसको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, उसके पास क्वांटिटी नहीं है, वो इतने सस्ते में ज्यादा बेच ही नहीं सकता। इस इतने सस्ते में 2 रुपए के प्राइस में वो 12 यूनिट ही बेच सकता है, लेकिन खरीदने वाले 25 हैं। तो वो क्या करे? तो वो कहता है चलो जी थोड़ा प्राइस बढ़ा देते हैं। तो उसको ऐसी सिचुएशन में अपने आप को लेके आना होता है जहां पे जितना उसके पास सामान बेचने को है उतने ही खरीदने वाले बायर हो, और वो एक परफेक्ट प्राइस से परफेक्ट प्रॉफिट गेन कर सके, बायर भी सेटिस्फाइड रहे और सेलर भी सेटिस्फाइड रहे। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, चलिए सर, द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इज डिपिक्टेड इन द डायग्राम बिलो। अब इसी चीज का हमने डायग्राम बना दिया। इसी ग्राफ, ये जो टेबलर है, शेड्यूल है, इसको आप ग्राफ में प्लॉट कर दोगे तो आपका डायग्राम इजीली बन जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई आर इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिमांड कर्व जो इस तरीके से चलता है, सप्लाई कर्व इस तरीके से चलता है। जहां ये इंटरसेक्ट कर गई, ये ई पॉइंट जो होगा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल के दे रहा है कि इस क्वांटिटी पे, इस प्राइस पे बेचने वाला भी खुश है और खरीदने वाला भी खुश है। इट मीन्स दैट only at price ₹3 the quantity demanded is equal to the quantity supplied। 3 रुपए पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बिल्कुल बराबर है। The equilibrium quantity is 19 units and these are exchanged at price ₹3। If the price is more than equilibrium level, अगर प्राइस ज्यादा होगा
एक्सेस सप्लाई विल पुश द प्राइस डाउनवर्ड। अब अगर प्राइस ज्यादा है, जैसे आपने देखा 5 रुपए पे, तो उस केस में सप्लाई ज्यादा थी, सप्लाई जब ज्यादा है, खरीदने वाले हैं ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस को कैसे पुश किया जाएगा, डाउनवर्ड, मतलब प्राइस को घटाना पड़ेगा। As there are few takers in the market at this price. For example, in table 10, if price is say rupees 5, quantity demanded is 6 units, which is quite less than quantity supplied. कह रहा है 31 बेचने को तैयार है, लेकिन खरीदने वाले सिर्फ 6 हैं, जो कि बहुत कम है। There will be excess supply in the market, which will force the seller to reduce the price. इस सिचुएशन में सेलर को प्राइस गिरानी पड़ेगी if they want to sell off their product. Hence, the price will fall and continue falling down till the level where quantity demanded become equal to the quantity supplied. तो इसी सिचुएशन के हिसाब से वो 5 से 4 पे आएगा, 4 से 3 पे आएगा, और 3 पे अगर उसको ऐसा मिल गया जहां पे जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उतनी क्वांटिटी सप्लाइड है, तो यहां पे आके वो रुक जाएगा और नहीं गिराएगा। Opposite will happen when quantity demanded is more than quantity supplied at a particular price. वही जो हमने ऊपर देखी थी कि जब भाई साहब क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगा, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो प्राइस बढ़ाएगा। जैसे कि आपका 2 रुपए और 1 रुपए पे हो रहा है कि जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज्यादा है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कम है, तो ऐसी सिचुएशन में वो प्राइस को पुश करेगा अपवर्ड, और उसको बढ़ाते 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 अगेन इस सिचुएशन पे लेके आएगा जहां पे कि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जो होंगे बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, जो कि आपका इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा। अब इसका एक रहस्य, एक नाम आपका और बच जाता है, जो कि आपको कवर करते हुए इसको खत्म करना है। क्या कह रहा है, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ये चीज हमने समझ ली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका भी दूसरा नाम निकाल के दिया, क्या नाम है सर इसका, इसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है इसका भी एक दूसरा नाम है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है सर, दिस इज ऑल अबाउट सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई हमारा कवर हुआ, और यहां आके आप कह सकते हो कि आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो पूरा पूरा कवर हो गया। अब आपको चैप्टर नंबर 2 पूरा पूरा आ गया होगा। क्या कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको चैप्टर नंबर 2 आपका पूरा पूरा कवर हो गया, आपको थ्योरेटिकली आप इसके लिए स्ट्रांग हो गए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऑप्शंस कैसे होते हैं, और आपको उसमें कैसे सेलेक्ट करना होता है, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इसी मॉड्यूल में, मतलब इसी यूनिट के अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 108। देखो जी, कितना शुभ नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो कि हिंदू में ऑब्वियसली एक शुभ नंबर है, और इस 108 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कह सकते हो कि आपका यूनिट 1 आपको आ गया, यूनिट 2 आ गया, यूनिट 3 आ गया। ये तीनों यूनिट को मिला के आपको 108 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके मॉड्यूल ने। अब आप कहते हो कि सर 108 क्वेश्चन, एक बच्चा कहेगा कि इससे क्या होगा, ये तो बहुत कम है, एक बच्चा कहेगा बहुत ज्यादा है। देखो ये कम भी हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा भी हो सकता है, बट मैं इतना समझता हूं कि अगर आपका आईसीआई ये मॉड्यूल में छाप के दे रहा है, तो ये कुछ सोच समझ के दे रहा है। और अगर मॉड्यूल के क्वेश्चंस को भी आप एटलीस्ट कवर नहीं करते हो या एटमोस्ट कवर नहीं कर सकते हो, दोनों सिनेरियो, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है जी हम तो 500 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, तो भी बच्चे ऐसा है कि तुम्हें 108 क्वेश्चन पहले कवर करना है, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस के ऊपर जाना। और कोई कहता है कि नहीं जी हम 50 क्वेश्चन करेंगे, तो आप भी गलत कह रहे हो, आपको भी 108 क्वेश्चन करने हैं किसी भी हालत में। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये 108 क्वेश्चन अगर आपके मॉड्यूल के अंदर दिए गए हैं, तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। ये आपके दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमेनिंग जिसको ज्यादा इच्छा हो करने की, वो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आराम से गूगल कर सकता है, आरटीपी वगैरह उठा सकता है, पुराने एग्जाम के क्वेश्चन कर सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। स्कैनर वगैरह आप उठा सकते हो, वो सारी आपकी चॉइस है। लेकिन द पॉइंट इज कि 108 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसकी एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं खुद यहाँ पे वीडियो में आपको करा के चलूंगा, इसमें से एक क्वेश्चन भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, पर वो फर्दर पार्ट्स के अंदर आएंगे। ऑब्वियसली बात है, एक पार्ट में 108 क्वेश्चन ना मैं करा पाऊंगा, ना आप झेल पाओगे। तो इसके छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे, 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या जैसा भी हो पाएगा, उसको ब्रेक करते हुए इन सारे पार्ट्स को एक क्वेश्चन की सीरीज में खत्म करेंगे। और उसके बाद ऑब्वियसली बात आपको पता है कि 108 को एक वीडियो के अंदर मैं कंपाइल भी कर ही देता हूं, ताकि आप जो बच्चा एक साथ एक मूड बना के बैठा है कि 108 क्वेश्चन फटाफट से खत्म करने हैं, वो एक वीडियो में खत्म कर ले। जो बच्चा पार्ट्स में पढ़ना चाहता है वो पार्ट्स के अंदर कवर कर ले। तो दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा, पहले हम पार्ट्स के अंदर इसको कवर करेंगे, और फिर एक वीडियो के अंदर इस पूरे 108 क्वेश्चन को कंपाइल करके आपके सामने रख देंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो, और आपकी तैयारी को स्ट्रांग बनाओगे। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक चीज और ध्यान की, 108 क्वेश्चन की हम सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर नहीं खेलेंगे, इसकी हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब कि लॉजिक को समझेंगे, क्यों कोई आंसर होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको कई सारे ऐसे सिचुएशन आएगा जब आपको लगता है कि भाई साहब ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कौन सा अच्छा है। तो ऑब्जेक्टिव के कई सारे रूल होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के भी कई रूल होते हैं। कई रूल का मतलब क्या है, उनमें से अगर एक रूल आपको बताऊं तो एक रूल कुछ इस प्रकार से होता है कि हमें देखना होता है, छांटना होता है कि अगर 4 ऑप्शन है तो हो सकता है कि चारों के चारों ठीक हो, तो आपको देखना है कि सबसे ज्यादा ठीक कौन सा है।
मतलब ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब आपको प्रायोरिटी देनी होती है कि भाई साहब लग तो सभी ठीक रहा है, लेकिन ऐसा कोई एक होगा जो कि ज्यादा ठीक होगा और उसके पीछे ऑब्वियसली कोई ना कोई रीजन होगा। तो इस तरीके से हमें डीप एनालिसिस करनी है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, टिक मारा, रट्टा मार के आगे बढ़ गए। रट्टे आप नहीं मार पाओगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग ही बनानी पड़ेगी कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और क्या उसका आंसर बन रहा है। उसके लिए आपको बेस चाहिए था, वो बेस के लिए हमने यूनिट 3 खत्म किया, 1 2 3 मतलब बैक टू बैक खत्म किया। अब उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका बेस है, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। चलिए जी, तो ये आपकी चर्चा थी अभी तक की। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपका ओवरऑल मॉड्यूल का कंटेंट यहाँ पे खत्म हो गया है चैप्टर 2 का, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बची है, जो कि आगे कई पार्ट्स के अंदर आपको इसको कवर कराया जाएगा और उसके बाद ही हम यूनिट 3 के अंदर मतलब चैप्टर 3 के ऊपर मूव करेंगे जब हम इसकी प्रैक्टिस को पूरी खत्म कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।